तो बच्चों, आज के हिंदी शिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कारक, पहले हम जान लेते हैं कि कारक का अर्थ क्या होता है। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। ठीक है, तो आइए अभी हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो परिभाषा जानने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका निकालिए और इस परिभाषा को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। तो कारक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जो शब्द या विभक्ति चिन्ह संज्ञा तथा सर्वनाम को क्रिया के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ता है तथा संबंध बनाता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे ने, को, से, पर आदि। तो किसी भी वाक्य को पढ़ते वक्त आप लोगों ने देखा होगा, अनुमान किया होगा कि उस वाक्य के अंदर कुछ इस प्रकार की विभक्ति चिन्ह पाए जाते हैं, जैसे ने, को, से, पर, इस प्रकार के कुछ विभक्ति चिन्ह पाए जाते हैं। लेकिन हमको पता नहीं कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो इसी विभक्ति चिन्ह को ही वाक्य में हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो परिभाषा आप लोगों को याद आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ये परिभाषा कुछ बड़ा लग रहा होगा कि इतना बड़ा है कि याद नहीं कर पाएंगे, थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा। तो आप लोगों के लिए मैं आसान तरीके से भी कारक को बोल दे रहा हूं, इसकी छोटी सी परिभाषा जान लीजिए। कारक की परिभाषा आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वाक्य में पदों के बीच संबंध स्थापित करने वाले विभक्ति चिन्ह को हम कारक कहते हैं। वाक्य में पदों के बीच, पद क्या होता है? पद शब्द होता है। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसी शब्द को ही हम पद कहते हैं। और वाक्य में इन पदों के बीच जो विभक्ति चिन्ह, इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह जब संबंध स्थापित करते हैं, दो पदों के बीच जब संबंध स्थापित करते हैं तो उसी संबंध को ही हम कारक कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा आपकी किताब में भी है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको सहज सरल लगे उसी परिभाषा को आप याद कर लीजिए। तो अभी हम जानते हैं कि परिभाषा, ये कारक की कितनी भेद हैं। कारक के कुल मिला के 8 भेद पाए जाते हैं। कितने भेद पाए जाते हैं? 8 भेद। कारक को हम 8 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, फिर अंत में संबोधन कारक। इस प्रकार हमारे पास 8 कारक हो जाते हैं। तो कुल मिला के 8 कारक हैं। तो आइए अभी हम इन 8 कारकों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, आइए अभी हम कारक को विस्तृत रूप से जानते हैं। तो इसका पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक पहला कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग है शून्य या ने, ये दोनों इसमें लगता है। लेकिन आपकी किताब में है ने, से, को, के, ये सब भी यहाँ लग सकता है, लेकिन इसका प्रमुख परसर्ग है ने। तो देखते हैं कि परसर्ग लगा के हम इसको कैसे प्रयोग करते हैं। कि राम ने मारा, इसका पहला उदाहरण आप लोगों के सामने है। राम ने मारा, राम ने मारा। जैसे कि आप लोग जानिए कि ने इसका विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ ने लगा है। तो देखते ही आप लोग जान गए कि ये कर्ता कारक है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्ता कारक है? तो पहले वाक्य का कर्ता कौन सा है? राम। राम वाक्य का कर्ता है और कर्ता के साथ जो विभक्ति चिन्ह परसर्ग रहता है उसको बोला जाता है कर्ता कारक। ये कर्ता के साथ है, इसीलिए है कर्ता कारक, यानी परसर्ग सहित। यहाँ परसर्ग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, परसर्ग नहीं होता लेकिन उसकी अनिवार्यता, आवश्यकता बनी रहती है। देखते हैं, लीला पड़ती है, ये परसर्ग रहित, यहाँ ने नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ ये शून्य है। क्या है? शून्य है, कुछ नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता बनी रहती है। कैसे?
लीला पढ़ती है। किसने पढ़ा? लीला ने पढ़ा। तो यहाँ ने प्रश्न पूछने पर आ रहा है। तो पहले है राम ने मारा। किसने मारा? राम ने मारा। तो मारा क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ कर्ता के साथ जो है ये है कर्ता कारक। और लीला पढ़ती है, कौन पढ़ती है? किसने पढ़ा? लीला ने पढ़ा। लीला ने पढ़ा, एक है परसर्ग सहित, दूसरा है परसर्ग रहित। यहाँ परसर्ग नहीं है लेकिन इसकी आवश्यकता है, लेकिन यहाँ परसर्ग है। ने देखते ही देखते, ने को देख के आप जान जाएंगे कि ये कर्ता कारक है, क्योंकि ये हमेशा कर्ता के साथ ही रहता है। ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अभी आते हैं दूसरे कारक की ओर, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? जैसे हम कर्ता के साथ कर्ता कारक पाए, उसी प्रकार अभी यहाँ हम कर्म को ढूंढेंगे। कर्म कौन सा है? तो राम तो कर्ता है यहाँ, तो इसका कर्ता कारक ये है। कर्म कारक में को होता है, तो राम ने रावण को मारा, ये परसर्ग सहित है, तो यहाँ को लगा है। को कहाँ है? को हम ढूंढेंगे, को ये है। तो कैसे जानेंगे कि ये को कर्म कारक है? यहाँ का कर्म कौन सा है? यहाँ का कर्म है रावण। तो कर्म के साथ जो विभक्ति चिन्ह रहता है, जो परसर्ग रहता है, उसको बोलते हैं कर्म कारक। जो कर्ता के साथ है वो कर्ता कारक, जो कर्म के साथ है वो कर्म कारक। बहुत ही सरल है। ठीक है, तो कैसे जानेंगे? देखते हैं। मारा, ठीक है, किसको मारा? रावण को मारा। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव पहले पड़ रहा है रावण पर। किसको मारा? रावण को मारा। किसने मारा? किसने मारा, फिर दूसरा प्रभाव हमारा पड़ रहा है राम पर। किसको मारा? किसने मारा? राम ने मारा। तो राम है कर्ता, कर्ता के साथ कर्ता कारक। ये है कर्म, तो कर्म के साथ कर्म कारक। तो हमें इस उदाहरण में कर्म कारक को ढूंढना है, तो हम इसको ढूंढ लिए। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं जहां को नहीं होगा लेकिन को की आवश्यकता बनी रहेगी। जैसे ऊपर ने की आवश्यकता बनी रहती थी, यहाँ को की आवश्यकता बनी रहेगी। कैसे? लड़का फल खाता है। लड़का फल खाता है, तो यहाँ लड़का तो हो गया आपका कर्ता, लेकिन कर्म क्या है? क्या खा रहा है? फल खा रहा है, कर्म। ठीक है, खाता है एक क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव किसको खा रहा है? किसको खा रहा है, मतलब यहाँ को है। किसको खा रहा है? फल को खा रहा है। कौन खा रहा है? लड़का खा रहा है। लड़के ने फल को खाया, तो यहाँ ने हो सकता है, लेकिन यहाँ परसर्ग रहित, यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन इसकी आवश्यकता यहाँ बनी रहती है। इसीलिए यहाँ नहीं होके भी ये हम कर्म कारक इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये कर्म के साथ कर्म कारक है। जैसे ये कर्म है, इसके साथ को है, फल है, इसके साथ भी को है माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ परसर्ग नहीं है, इसीलिए इसको परसर्ग रहित कहते हैं। यहाँ परसर्ग है, इसीलिए यहाँ परसर्ग सहित। ठीक है, ये परसर्ग सहित, परसर्ग रहित। ठीक है, कर्ता कारक में अभी आप लोग कर्म कारक में भी उसी प्रकार देख लिए कि परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। जहां नहीं भी होता है परसर्ग, वहां उसके होने की आवश्यकता बनी रहती है, इसीलिए हम उसको कर्म कारक के रूप से जान लेते हैं। ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम आते हैं तीसरे कारक की ओर, जो है कि करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। कोई भी चीज हम किस साधन से कुछ करते हैं। मैं चाकू से काट रहा हूं, मेरा साधन है चाकू। चाकू से मैं किसी चीज को काट रहा हूं, वो साधन है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ का उदाहरण आपके सामने। वही उदाहरण मैं दे रहा हूं बार बार। राम ने रावण को मारा, राम ने मारा, राम ने रावण को मारा। यहाँ फिर मैं वही उदाहरण को प्रस्तुत कर रहा हूं आपको सरल रूप से समझाने के लिए कि राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है, राम ने रावण को तीर से मार दिया। ठीक है, तो पहले हम यहाँ ढूंढते थे कर्ता को, यहाँ ढूंढे हम कर्म को, कर्म के साथ कर्म कारक पाया गया। अभी हम यहाँ ढूंढेंगे किसको? करण को। करण के साथ कर्म कारक होगा। तो पहले यहाँ है कर्ता, कर्ता के साथ कर्ता कारक है, कर्म के साथ कर्म कारक है, को भी यहाँ है देखिए। लेकिन हमको यहाँ ढूंढना है करण कारक। यहाँ से करण कारक है और द्वारा करण कारक है। तो देखिए, राम ने रावण को तीर से मारा, तो से हमको अभी मिल गया। क्या मिल गया? से मिल गया। से का अर्थ होता है यहाँ द्वारा। करण कारक, राम ने रावण को मारा, तीर है यहाँ का करण। करण अर्थात साधन, जिसके द्वारा काम संपन्न होता है। राम ने रावण को मारा, तो देखिए मारा, किससे मारा?
तीर से मारा, तीर द्वारा मारा, ठीक है। किसको मारा? रावण को मारा। किसने मारा? राम ने मारा, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा। तो यहां से आप क्रिया से आ जाते हैं। क्रिया का पहला प्रभाव यहां पड़ रहा है कर्ण पर, फिर कर्म पर, फिर अंत में जाके कर्ता पर पड़ रहा था। लेकिन कर्ता कारक में सीधा कर्ता पर पड़ रहा था। कर्म कारक में भी पहले कर्म पर पड़ा, फिर कर्ता पर पड़ा। लेकिन करण कारक में पहले करण पर पड़ रहा है, फिर कर्म पर, फिर कर्ता पर। तो करण यहाँ तीर करण है, लेकिन तीर के साथ जो परसर्ग चिन्ह है उसको हम करण कारक कहेंगे। जैसे यहाँ ने था, यहाँ को, अब यहाँ से का मतलब द्वारा। तो द्वारा लगा के और एक उदाहरण आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। देखिए, तुम पत्र के द्वारा यह बात बता दो। किसी को किसके द्वारा? पत्र से बता दो या पत्र के द्वारा बता दो। यहाँ ये है इसका करण कारक, पत्र के द्वारा, पत्र के सहारे, पत्र से, पत्र इसका क्या है? करण है। तो करण के साथ हो गया पत्र के द्वारा, पत्र के सहारे। जैसे यहाँ तीर के सहारे मारा गया, यहाँ पत्र के द्वारा बताया गया। यहाँ से का मतलब होता है द्वारा। तो इसी एक उदाहरण को मैं देके आप लोगों को समझा रहा हूं, तो आप लोग ठीक से समझ जाएंगे। जैसे राम ने मारा, कर्ता के साथ है कर्ता कारक, कर्म के साथ है कर्म कारक, यहाँ देखिए करण के साथ है करण कारक। लेकिन यहाँ एक उदाहरण में मैंने आप लोगों को तीन कारक को समझा दिया। जैसे कर्ता के साथ कर्ता कारक, कर्म के साथ कर्म कारक, करण के साथ करण कारक। ने, को और से यहाँ तीन है, लेकिन हमको यहाँ पहचानना एक करण को, यानी हमारा प्रमुख है ये से। ठीक है, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार का उदाहरण आप लोग अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। तो बच्चों, अभी पढ़ेंगे हम संप्रदान कारक और अपादान कारक। संप्रदान कारक क्या है? देखिए, संप्रदान कारक का परसर्ग चिन्ह होता है को और के लिए, ठीक है। और अपादान कारक का परसर्ग होता है से। तो पहले समझते हैं संप्रदान कारक को और के लिए। तो पहले उदाहरण में हम देखते हैं को के लिए कहाँ लगा है। पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, तो के लिए हमको मिल गया, यह आपका संप्रदान कारक। कैसे हम जानेंगे? पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, नीचे है भिखारी को भीख दो, ये है को, ठीक है। पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, भिखारी को भीख दो, ये को हम पहले भी कर्म कारक में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ ये को का मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे। पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, तो के लिए हो गया और नीचे के हो गया, को हो गया, तो दोनों परसर्ग हमको मिल गए। तो ये हो गया आपका संप्रदान कारक, ठीक है। तो संप्रदान कारक का मतलब क्या है? पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, बेटी के लिए पिताजी कलम लाए, कलम बेटी के पास आ गया, कलम और बेटी एक हो गए। क्या हो गए? एक हो गए। नीचे लिखते हैं भिखारी को भीख दो, भिखारी को भीख दिया गया, तो भिखारी और भीख एक हो गए। जहां एक होने की भावना होती है वहां हो जाता है हमारा संप्रदान कारक। जहां दो तत्व एक हो जाते हैं तो वहां जिस प्रकार का परसर्ग लगता है उसको हम बोलते हैं संप्रदान कारक। जैसे पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, बेटी और कलम एक, नीचे भिखारी को भीख दो, भिखारी के लिए भीख लाया गया, तो भिखारी के लिए भीख, तो भिखारी और भीख एक हो गए, ठीक है। माला के लिए फूल, माला और फूल एक, बच्चे के लिए दूध, बच्चा और दूध एक। जब दोनों एक हो जाता है तब संप्रदान कारक कहलाता है। उसी प्रकार नीचे देखते हैं, ये उसका विपरीत है। कैसे? अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ होता है अलगाव की भावना, अलग होने की भावना। कैसे? अपादान कारक में से है, से हम पढ़ चुके हैं करण कारक में, लेकिन वो से का मतलब द्वारा था, लेकिन ये से का मतलब कुछ और है। देखते हैं, से का मतलब पेड़ से पत्ता गिरा, से हमको मिल गया, ये हो गया अपादान कारक। कैसे पहचानेंगे इसको? नीचे भी है, मैं विद्यालय से घर आया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये से करण कारक है कि अपादान कारक है? करण कारक का से जो होता है उसका अर्थ द्वारा होता है, लेकिन अपादान कारक का से दोनों में अलगाव की भावना रखता है। कैसे? पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से
पत्ता गिरा, पेड़ और पत्ता अलग हो गए। मैं विद्यालय से घर आया, मैं विद्यालय में था, विद्यालय से घर आ गया, तो मैं और विद्यालय अलग अलग हो गए। यहाँ पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पेड़ और पत्ता अलग, मैं विद्यालय से घर आ गया, मैं और विद्यालय अलग। ठीक है। पैर से खून निकला, पैर अलग और खून अलग हो गया, दोनों अलग हो गए। ठीक है। घोड़े से सैनिक गिरा, घोड़े के ऊपर से सैनिक गिर गया, तो घोड़ा अलग और सैनिक अलग। तो जब यहाँ अलगाव की भावना होती है तो हम अपादान कारक कहते हैं, जब एक होने की भावना होती है तब हम उसको संप्रदान कारक कहते हैं। तो ये होता है उसका सरल उपाय संप्रदान और अपादान कारक को समझने के लिए। यानी पिताजी बेटी के लिए कलम लाए, भिखारी को भीख दो, कलम और ये एक हो गए, भिखारी और भीख एक हो गए, लेकिन यहाँ सब अलग हो गए। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ और पत्ता अलग। मैं विद्यालय से घर आ गया, हम दोनों विद्यालय और मैं अलग। ठीक है। जहां अलगाव की भावना होती है और से लगता है वो हो जाता है अपादान कारक। यहाँ से का मतलब होता है अलगाव की भावना और यहाँ को और के लिए का मतलब होता है जुड़ाव की भावना। तो आशा है आप लोगों को इसमें स्पष्ट हो गए होंगे, इसको जान गए होंगे, भली बातें समझ गए होंगे। तो आइए अभी हम छठे कारक की ओर रुख करते हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ने जा रहे हैं छठा कारक संबंध कारक। संबंध नाम से ही पता चल जा रहा है कि इस कारक में संबंध होते हैं। देखते हैं कैसे। इस कारक को समझने के लिए आपको इन परस्परकों को पहचानना होगा कि संबंध कारक का परस्पर है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी, ये जब लगता है तो यहां हो जाता है संबंध कारक। देखते हैं। गोपाल का भाई, ठीक है, का के की में का आ गया, गोपाल का भाई। सीता की बहन, सीता की बहन। मकान के कमरे, मकान के कमरे। ठीक है। मैंने ये सब उदाहरण आपकी किताब से लिया है 9वीं कक्षा के। तो देखिए मेरा नाम, यहाँ का के की हो गया, अभी रा रे री, मेरा, मेरे। ठीक है। मेरा नाम, मेरी और मेरे, तो रा रे री, रा रे री, तो हो गया रा रे री। अभी देखते हैं ना, ने, नी, अपना, अपने, अपनी। ठीक है। तो यहाँ का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। गोपाल का भाई, रीता की बहन, मकान के कमरे, मेरा नाम, यहाँ रा, मेरी बहन, बहन और मेरे बीच संबंध, मेरे मामा, मेरे और मामा के बीच संबंध, अपना काम, मेरा ही काम है, अपनी किताब, अपने लोग। तो यहाँ जब संबंध लगता है तो संबंध कारक पहचानने में बड़ी ही आसानी है। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, ने। इसको आप लोग याद रख लीजिए और संबंध कारक को आसानी से आप लोग पहचान पाएंगे। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे सातवें कारक यानी कि अधिकरण कारक। अधिकरण नाम से ही पता चलता है कि अधिकार, जहां जिसका अधिकार होता है वहां अधिकरण कारक होता है। कैसे देखते हैं। ग्लास में पानी है, ग्लास में पानी है। ठीक है। देखते हैं ग्लास में पानी है, क्या है, पानी है। ग्लास के अंदर पानी है, पानी का अधिकार कहाँ है, ग्लास के अंदर। तो पानी का अधिकार हुआ ग्लास के अंदर, तो ये हो गया अधिकरण कारक। अब देखते हैं कि ये समझ लीजिए मेज है, मेज पर चौक है, तो चौक का अधिकार कहाँ है, मेज के ऊपर है, चौक का अधिकार यहाँ आया। फिर समझ लीजिए कि मेज पर कलम है, तो मेज पर कभी किसका अधिकार हो गया, कलम का। और यहाँ और एक उदाहरण है, पेड़ पर बंदर है, बंदर का अधिकार कहाँ है, पेड़ के ऊपर है। तो जिसका जहां अधिकार होता है वहां अधिकरण कारक होता है। ग्लास में पानी है, पेड़ पर बंदर है। आप अंग्रेजी में भी जानते होंगे कि ऐसा ही होता है, अंग्रेजी में भी ग्लास में पानी है। मैं का अर्थ इन और पर का अर्थ ऑन, अंदर और ऊपर। ठीक है। यहाँ आपका अधिकरण कारक का चिन्ह परसक में और पर। पहले हम मैं के बारे में पढ़े, फिर पर। मैं अर्थात इन, पर अर्थात
ऑन। ग्लास में पानी है, ग्लास के अंदर पानी का अधिकार है। पेड़ पर बंदर है, पेड़ के ऊपर बंदर का अधिकार है। कमरे में लड़का है, लड़के का अधिकार कमरे के अंदर है। ठीक है। डिब्बे में चीनी है, चीनी का अधिकार डिब्बे के अंदर है। जिसका अधिकार जहां होता है वहां हो जाता है हमारा अधिकरण कारक। तो आप लोग बड़े ही आसानी से शायद समझ गए होंगे। तो अभी आते हैं अंतिम कारक की ओर, यानी संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है? किसी को भी हम संबोधित करके जब बोलते हैं, संबोधित करते समय हम क्या करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। एक खड़ी पाई और नीचे एक बिंदी होता है, तो यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये चिन्ह जब प्रयोग करते हैं, जैसे ए लड़के इधर आ, किसी को हम संबोधित करके बोलते हैं कि ए लड़के इधर आ। अरे मधु मेरी बात सुनो, अरे मधु मेरी बात सुनो, ये अलग है। लेकिन जब ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है कि हम थोड़ा विस्म होके बोलते हैं, यानी संबोधित करते हुए, अरे मधु मेरी बात सुनो, ये लड़के इधर आ, ऐसे नहीं, ए लड़के इधर आ। तो इसी प्रकार जब हम बोलते हैं ए लड़के के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं, यह खड़ी पाई के साथ बिंदी। यहाँ अरे मधु के बाद ये खड़ी पाई के साथ बिंदी जब शब्द के साथ आ जाता है एक विस्मयादि बोधक चिन्ह, और किसी को हम संबोधित करके कुछ बोलते हैं, तो वो हो जाता है संबोधन कारक। तो आशा है आप लोगों को सभी कारकों के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप लोग बड़े ही आसानी से अभी समझ पाएंगे कारक के 8 भेदों को। ठीक है। तो इस 8 भेदों को जानने के लिए मैं और एक सरल उपाय आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, अभी मैं बोलूंगा एक चीज, इसको आप लोग याद रख लीजिए, जिससे आपको कारक को समझने में बड़ी ही आसानी होगी। जैसे ने को से का में है। ठीक है। ने को से का में है, ने को से का में है। तो आप बोलेंगे ये क्या है? देखते हैं, मैंने ऊपर नंबर भी लिख दिया है। जैसे मैंने कारक के 8 भेद आप लोगों को बताए थे, उसी प्रकार मैंने 1 2 3 4 करके मैंने लिख दिया है 8 को। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये कारक का 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो एक में है ने को से का में है, इसका मतलब है कर्ता कारक, कर्म कारक, ठीक है, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ है ये आपका हो गया संबोधन कारक। तो 8 कारकों को ऐसे आप याद भी कर सकते हैं, बड़े आसान तरीका है। ने को से काम में है, तो ये हो गया आपका 8 प्रकार का कारक। बड़ी ही आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। कहाँ से आप लोग यहाँ ने को से मतलब ने मतलब आप लोग जा सकते हैं ने या शून्य लगता है, को से या द्वारा लगता है, और यहाँ फिर आप आगे आपका को, ने को या के लिए आपका संप्रदान कारक, अपादान कारक का से, फिर आ गया संबंध कारक का काके की रारे री नाने नी, और यहाँ का मैं या पर 7वें अधिकरण कारक, अंत में है जो लिख दिया है, अरे आहा कुछ भी लिख सकते हैं आपके संबोधन कारक में। ठीक है। तो कारक के इस विषय को, इस अध्याय को आप लोग भलीभांति समझ गए होंगे, आशा है। तो आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से किताब को 1-2 बार पढ़ लीजिए और कारक को और एक बार समझ लीजिए। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। धन्यवाद।